व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी से मुझे एक बार ऑडियो चेक दे दीजिए और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से सेशन में। सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आज से शुरू होने जा रही है। ये 9 दिन बेटा माँ दुर्गा का आशीर्वाद साल भर आपके ऊपर बना रहे, और इसके साथ साथ हम जो भी चीज हम लोग हासिल करना चाहते हैं, हम लोग वो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से हासिल करें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस जबरदस्त सेशन की। मित्रों, आज से हम लोग चालू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, या ऐसा मैं कह सकता हूँ यूनिट नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं सर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बोलो जल्दी से। अदर असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि क्या क्या अदर असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। एक मिनट रुकना। हाँ चलिए, क्या क्या अदर असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में सर हम लोग यहाँ पे जानने वाले है। ठीक है, यस, ओके। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ाने क्या वाला हूं मैं, उसके रिगार्डिंग आपको पहले जानकारी दे देता हूं। एंड देन फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो सर, अगर आपको याद है बेटा, सारे लोग ध्यान देना, अगर आपको याद है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने जो चालू किया था, उसके अंदर अगर आपको याद है तो यूनिट 1 के अंदर हमने पढ़ा था ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में। यूनिट 1 में एक हमने सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन नंबर 10, जो बात करता है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उसके अंदर जो पहला असेंशियल एलिमेंट्स था, वो पहला असेंशियल एलिमेंट क्या था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी कि एग्रीमेंट के बारे में वो बात कर रहा था। बराबर है सर। जो दूसरा असेंशियल एलिमेंट्स था ना बेटा, वो क्या था, वो कंसिडरेशन था। बराबर है कि नहीं है? यस सर। अब इसके अलावा भी कुछ अदर असेंशियल एलिमेंट्स थे। अब जितने भी बचे हुए अदर असेंशियल एलिमेंट्स थे ना, वो सारे के सारे आप कहां पे कवर करने वाले हो, वो आप यूनिट 3 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के माध्यम से कवर करोगे। समझे क्या आप बात को? तो अलग अलग टॉपिक के माध्यम से यूनिट 3 के अंदर जितने भी बचे कुचे, क्या कहा मैंने, बोलो, जितने भी बचे कुचे अदर असेंशियल एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे कवर करने वाले हो, वो सारे के सारे आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो। क्या आप इतना समझे? क्या आप ये बेसिक समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या है बेसिकली इस चैप्टर में कौन सा पार्ट पढ़ना है करके, है ना? तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, जितने भी सेक्शन 10 के बच्चे कुछ अदर असेंशियल एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे, क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। क्या? यस सर, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, वो सारे के सारे चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, बोलो, जानकारी लेने वाले है। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। अब देखो, क्या सबसे पहले हमने क्या देखा था, मैं आपको एक जनरल यहाँ पे ये बता दूं मैं। सर देखो, सबसे पहले है ना, हम लोगों ने क्या किया था, यूनिट 3। ठीक है, ओके। आपके यूनिट 2 तक पूरे नोट्स कंप्लीट है ना बाबा? बोलो जल्दी से, क्या आपके यूनिट 2 तक पूरे नोट्स कंप्लीट है ना? किसी का कोई पेंडिंग वेंडिंग नहीं होना चाहिए। मैंने वैसे पीडीएफ भेज दिया पूरे यूनिट की, है ना, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। और जो अपना ये गूगल ड्राइव का जो लिंक होता है ना, उसके ऊपर भी मैंने अपलोड करके रख दिया हो। ठीक है ना? जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होंगे पूरे अपलोड कर दूंगा मैं। प्लीज उसको आपने कॉपी कर लेना, अपने नोटबुक को अच्छे से मेंटेन रखना है। ठीक है, यस। और यूनिट 2 के अपने क्वेश्चन एंड आंसर्स को भी कर लिए बेटा कल, है ना? बोलो जल्दी से, क्या यूनिट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सबके कंप्लीट है? सबको समझ में आ गया उसके अंदर कौन से चीजों के बारे में बात किया है? आप सभी लोग रोज का कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप जितने भी बैच के स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, और मैं आपके आंसर्स को चेक करके वापस भेजूंगा। मैं आपको उसके अंदर सजेशन, अगर अच्छा होगा तो मैं लाइक कर दूंगा उसको, या मान लो अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगता होगा तो आप मुझे भेजिए फोटो खींच के, क्वेश्चन की भी फोटो भेजना, सिर्फ आंसर मत भेज
देना बेटा, समझ रहे क्या बात को, क्वेश्चन और आंसर दोनों की फोटो भेजना, मैं उसके ऊपर जो भी करेक्शंस होंगे वो आपको बताऊंगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे, आप उस प्रकार से। तो रोज 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 जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना क्लास के साथ साथ, जैसे मैं आपको गाइड करूंगा, बस उतना भी करेंगे तो आपका बढ़िया से लॉ पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक है, चलिए सर अब देखो क्या, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए एक पर्सन होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिनिमम 2 पर्सन होते हैं। मैं 2 पर्सन का नाम डाल देता हूं, एक का नाम है P1, एक का नाम है P2, यानी कि पर्सन 1 पर्सन 2। अब पर्सन 1 पर्सन 2 को क्या देता है, पर्सन 1 पर्सन 2 को ऑफर देता है बेटा। क्या देता है बोलो जल्दी से, ऑफर देता है। पर्सन 2 इस ऑफर का क्या देने वाला है, सभी लोग बताइए, पर्सन 2 इस ऑफर का क्या देने वाला है, एक्सेप्टेंस देने वाला है। क्या देने वाला है बोलो, एक्सेप्टेंस देने वाला है। अब आप जानते हो कि ये दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस देते, ये दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बराबर है क्या, यस सर। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपन ने यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं कि ऑफर कैसा हो सकता है, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए, और कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है, ये सब चीजें अपन ने यूनिट 1 और यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है वो आपको ये पढ़ाने जा रहा है बेटा कि ये जो 2 पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसे आखिर कौन से लोग हैं, क्या कहा मैंने बोलो, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि किसी भी कंपनी का अगर आपको ऑडिटर बनना है तो उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, उसी प्रकार से क्या ये पर्सन एलिजिबल, क्या इन पर्सन की औकात है कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। मतलब एक पर्सन की कब ऑक्स होती है, ऑक्स का मतलब औकात, ठीक है, तो एक पर्सन की कब ऑक्स होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने अभी जा रहा हूं। तो देखिए लॉ का क्या कहना है, लॉ का ये कहना है कि अगर, अच्छा पहले मैं आपको बेसिकली कुछ कुछ चीजें इंट्रोडक्शन की है वो मैं बता देता हूं। देखो क्या बोला है, इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि एग्रीमेंट किससे बनता है, प्रपोजल यानी कि ऑफर बाय एक पार्टी, और उसका एक्सेप्टेंस कौन देता है, अदर पार्टी देता है। कौन देता है, दूसरी पार्टी देती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑफर एक्सेप्ट कंसिडरेशन इन डिटेल, यूनिट 1 2 3 के अंदर। अब अभी 1 2 में पढ़ चुके हैं, 3 चालू हो चुका है। वी शैल नाउ डिस्कस इन डिटेल एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को, जो एनफोर्सेबल होते हैं लॉ के अंदर। देखो सेक्शन 10 ने याद है कि आपको ये चीजें बोल के रखी थी कि पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ये चीजें अपन ने सेक्शन 10 में पढ़ी हुई थी। ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन हो चुका है तो वो नहीं आया, पर ये बाकी चीजें भी पढ़ी थी। तो ये सारी की सारी जितनी भी बातें हैं ना, वो हम लोग कहाँ पढ़ने वाले, वो हम लोग यूनिट 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। कहां पढ़ने वाले हैं बोलो जल्दी से, यूनिट 3 के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके सर। अब देखो क्या सबसे पहला क्या कहता है, सबसे पहला कहता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है बोलो जल्दी से, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहां पे बातचीत की जा रही है। सर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का इनका कहने का अर्थ ये है, या ये ऐसा कहना चाहते हैं, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी पार्टीज है ना बेटा, ये पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो जल्दी से, कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंट का मतलब क्या होता है, औकात होनी चाहिए इनकी कॉन्ट्रैक्ट करने की, उसे कंपिटेंट बोला जाता है। समझे क्या, जैसे आपने अक्सर सुना होगा बेटा कि ऐसा होता है ना कि 18 साल की एक उम्र होती है बेटा, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद ही आप यहाँ पे क्लब्स में जा सकते हो। क्यों, क्योंकि क्लब्स में ड्रिंक्स होते हैं, और ड्रिंक्स की जो लीगल एज है वो कितनी होती है, 18 ईयर्स की एज होती है, और कुछ के लिए 21 ईयर्स की भी होती है। अब ध्यान देना, जैसे एक और चीज होती है, आपने अक्सर सुना होगा चाइल्ड मैरिज करके, है ना। तो जनरली चाइल्ड मैरिज क्या होता है कि 18 साल की उम्र के नीचे अगर कोई बच्चा, मतलब कोई बच्चा ही बोलूंगा मैं उसको, अगर शादी कर ले तो उसे चाइल्ड मैरिज बोला जाता है, बराबर है क्या। तो एक उम्र लगा के रखिए, मतलब क्या कि अगर कोई पर्सन 18 साल के नीचे का है तो आप क्या बोलोगे, इस पर्सन की ऑक्स नहीं है शादी करने की, या इस पर्सन की ऑक्स नहीं है कलर वाला पानी पीने की। समझ रहे क्या आप बात को, वैसे पीना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर मैं बताऊं तो इस पर्सन की ऑक्स भी नहीं है कलर वाला पानी पीने की, ऐसा मैं कहूंगा।
समझ रहे हैं आप बात को? तो पार्टीज कंपिटेंट कब होती है सर? देखिए मैं बात कर रहा हूं कि एक पार्टी कब कंपिटेंट होंगी, किसके लिए कंपिटेंट होंगी? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कब कंपिटेंट होंगी? तो जब ये तीन चीजों को, जब इसके पास क्या आएंगे बताइए, जब ये तीन चीजों को अचीव करेंगी। ये तीन चीजों के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूं वैसे तो। अब ये तीन चीजें क्या है सुन लो लेकिन एक और बार। सर पार्टीज का क्या होना जरूरी है? मेजर होना जरूरी है। दूसरा, पार्टी का साउंड माइंड होना जरूरी है। और तीसरा, जो पार्टीज है ना वो नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से? नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब बोल रखा है यहां पे कि पार्टीज डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से, ऐसा यहां पे बोल रखा है। मतलब आप चाहते हो कि ये दोनों जो है ना, मतलब आपका ये कहना है सर कि ये पर्सन 1 और पर्सन 2 केवल और केवल तभी कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे जब इन दोनों के बीच में तीन घटना होंगी। दोनों पार्टीज के पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। पहला, ये मेजर होना चाहिए। दूसरा, ये साउंड माइंड का होना चाहिए। और तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ तो ये कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो जल्दी से? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब जाके ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं बताइए जल्दी से? तब जाके ये व्यक्ति क्या कर सकते हैं सर? तब जाके ये व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं सर, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अपन लोगों को पूरी चीजें डिटेल में पढ़ना है कि सर एज ऑफ मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, साउंड माइंड का मतलब क्या होता है, और नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब होता है। हर एक टॉपिक को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको एक मोटा मोटी तौर पर जानकारी देना चाहता हूं बस अभी। ठीक है, जैसे देखो मेजोरिटी का मतलब क्या हो रखा है कि लॉ ने एक लिमिट सेट करके रखी है। लॉ ने 18 साल की लिमिट सेट करके रखी है और बोल रखा है कि जो भी पर्सन 18 साल के नीचे का होगा वो माइनर होगा, जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर का होगा वो मेजर होगा। मेजर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ऐसा लॉ ने बोल रखा है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन लोग। दूसरा, साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति बेटा जो सोच सकता है, रीजनेबल मतलब सही सोच सकता है। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई शराबी इंसान है बेटा जिसने बहुत सारी शराब पी रखी है, तो आपको सही में लगता है वो सही सोच सकता है करके? मुझे बताइए। नहीं सर, वो सही नहीं सोच पाएगा। मतलब मैं कहूंगा वो साउंड माइंड का नहीं है। आपने वो गाना सुना है क्या, ए सुध बुध कोई है कोई मैंने, है ना? तो उसका मतलब होता है कि वो अनसाउंड माइंड बताना चाहता है कि मैं अनसाउंड माइंड का हो चुका हूं। सुध बुध खो दिया जिसने, जिसके सुध बुध जगह पर है, जिसको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उसे बोला जाता है वो साउंड माइंड का है। जैसे मैं अभी साउंड माइंड का हूं, समझ रहे आप बात को? आप अभी साउंड माइंड के, समझ रहे आप बात को, है ना? यस सर। तो साउंड माइंड का अर्थ क्या होता है कि सुध बुध जगह पर होना, सुध बुध का नहीं खोना, उसे साउंड माइंड बोला जाता है। आपने कबीर सिंह को देखा होगा बेटा, समझ रहे क्या बात को? यस। जैसे मुझे एक बात बताइए, आमी मौंजू लिखा बेटा, है ना? उसको क्या हो जाता है अचानक से अमावस्या की रात को, आमी जे तो मां शुदू जे तो मां। तो ऐसे केस के अंदर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आमी मौंजू लिखा की बात करूं तो क्या ये साउंड माइंड की है क्या? आप खुद सोच के बताइए मुझे। नहीं सर, इसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही है। कभी वो पलंग उठा दे रही है, कभी वो अलमारी गिरा दे रही है, वो तो राजा के जान के पीछे पड़ी हुई है, बराबर है ना? तो ऐसे केस में विद्या बालन ने अपना जो मतलब वो एक्चुअल में जो है वो आइडेंटिटी छोड़ के वो भलतीज कोई आइडेंटिटी में घुस गई, तो इसे मैं बोलूंगा क्या? मैं कहूंगा ये साउंड माइंड में नहीं है। मुझे एक बात बताइए, समय को, समय का यही नहीं है, बहानी नहीं है। समय तो कलर वाले पानी में मस्त मग्न है बेटा, उसे समझ नहीं आ रहा, उसे नीचे वाली चेयर ऊपर दिखे, ऊपर वाली चेयर नीचे दिखे। तो ऐसे केस में मैं कहूंगा आपके साथ ये क्या होता है सर, इसे बोला जाता है क्या कि ये पर्सन भी अनसाउंड माइंड में है। और फिर अपन ने क्या बोला यहाँ पे, 18 साल की उम्र, सर ये भी होना चाहिए 18 साल। दूसरा साउंड माइंड, और तीसरा बोला गया है नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, मैं क्या कह रखा हूं समझना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने लिस्ट ऑफ पर्सन दे के रखा है कि ये पर्सन के या ये कैटेगरी के लोग होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर अपने देश का किसी देश के साथ वॉर चल रहा है बेटा, तो वो देश के लोग अपने
क्या हो जाते हैं, एलियन एनिमी हो जाते हैं, एलियन एनिमी होना चाहिए, ठीक है। तो एलियन एनिमी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे अलग अलग लॉ, ऐसी एक लिस्ट दे के रखी है, वो लिस्ट को अपने को बाद में पढ़ना है। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से। उस लिस्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या? यस सर, उस लिस्ट के बारे में हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। क्या आप इस बात को समझे? सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं क्या? क्विकली बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ रहे हैं क्या? यस सर, चलिए आ जाओ। तो ये मैंने क्या बताया आपको, ये जो मैंने पहला पॉइंट आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये क्या डिस्कस किया कि देखो, कैपेसिटी का मतलब होता है कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मुझे बताइए, तीन तरीके से कंपिटेंस आता है। सेक्शन नंबर 11, देखो जब भी कोई पार्टी कंपिटेंट होंगी ना, वो बल्ले बल्ले करेंगी। क्या करेंगी बोलो? बल्ले बल्ले करेंगी। अब बल्ले बल्ले करेंगी मतलब सेक्शन नंबर 11, समझ रहे हैं क्या? बल्ले बल्ले कर रहा है कोई, तो कैसे करेगा? ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, तो मतलब क्या? ओ सेक्शन 11 11, ओ सेक्शन 11 11, ओ शाबा शाबा, ओ सेक्शन 11 11। तो ये जो 11 11 है, इसका मतलब क्या? पार्टी बोल रही है मैं कंपिटेंट हो चुका हूं। क्या बोल रही है बोलो? पार्टीज बोल रही है मैं कंपिटेंट हो चुका हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मुझे बताइए, पार्टीज कंपिटेंट कब मानी जाती है? जब पार्टीज मेजर हो, जब पार्टीज साउंड माइंड की हो, और वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने से, तब जाके मैं कहूंगा आपके साथ कि एक पार्टी क्या मानी जाती है? बोलो जल्दी से। एक पार्टी कंपिटेंट मानी जाती है। क्या मानी जाती है बोलो? एक पार्टी कंपिटेंट मानी जाती है। क्या सारे लोग समझ गए? क्या इस बात को सारे के सारे लोग बढ़िया से समझ गए? माथे में बात गयू की? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या माथे में बात गयू या नहीं गयू? फटाफट बताइए जल्दी से, क्या माथे में बात गयू या नहीं गयू? गयू, चलो बोलो गयू सर। आओ, अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? अब मैं आपको सबसे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं, और ये जो पहला टॉपिक है अपना, ये कौन सा है? मेजॉरिटी से रिलेटेड अब हम लोग यहाँ पे चीजों को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ सर, ये मेजॉरिटी का अर्थ क्या होता है जरा समझाइए तो। व्हाट इज मेंट बाय मेजॉरिटी का अर्थ? आओ मैं आपको सारी बातें समझाने जा रहा हूं बेटा, ठीक है। बस फोकस करना, स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना। एक सेकेंड रुक जाओ लेकिन उससे पहले चलो सर, ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनना बात को एकदम अच्छे से, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपके साथ किसके बारे में? पहले टॉपिक के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ए पार्ट के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और वो कौन सा है? एज ऑफ मेजॉरिटी। क्या है बोलो जल्दी से? एज ऑफ मेजॉरिटी के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब ये एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब क्या है? तो देखिए सर, इंडिया में एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम क्या है मैं बताऊं आपको? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। क्या नाम है बोलो जल्दी से? इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, 1875, ठीक है। तो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से हमने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से क्या लिया है? इस लिमिट को लिया है। देखो, मैं आपको एक जनरल चीज सारे लोगों को बताना चाहता हूं। कभी भी आप कोई भी लॉ पढ़ोगे ना, तो लॉ के अंदर अगर कोई वर्ड आता है, मान लो लॉ के अंदर अगर कोई वर्ड आता है, ठीक है ना, तो ये वर्ड सबसे पहले कहां से लिया जाता है? सबसे पहले ये जो वर्ड है, इसको एक्ट अगर डिफाइन करे ना, तो वो एक्ट से लिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर शब्द आएगा ऑफर, तो सबसे पहले ऑफर का मतलब हम लोग कहां से लेंगे? ऑफर का मतलब अपन लोग लेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कहां से लेंगे बोलो जल्दी से? सबसे पहले अपन लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मतलब लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं देके रखे, तो अपन दूसरे एक्ट के रेफरेंस से लेंगे। क्या कहा मैंने बोलो? दूसरे एक्ट के रेफरेंस। जैसे इस केस में हुआ है,
कि मेजॉरिटी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन नहीं किया है, तो अपन ने क्या किया, दूसरे एक्ट के रेफरेंस से अपन ने मेजॉरिटी शब्द को लिया जिसका नाम है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, और ये एक्ट में दे के रखा है दूसरे एक्ट का रेफरेंस। आप अपने मन से नहीं ले सकते कोई भी एक्ट का रेफरेंस, एक्ट में दिया होता है कि तुम है ना इस एक्ट से ये डेफिनेशन को बोरो करो। या मान लो सर ये भी नहीं दे के रखा है, तो तीसरा आता है फिर डिक्शनरी मीनिंग। क्या आता है बोलो जल्दी से, डिक्शनरी मीनिंग, ठीक है ना। ये चीज को आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में पढ़ोगे सीए इंटर लेवल पर, ठीक है ना। बट ये एक कोर है, अगर कोई भी बच्चा लॉ पढ़ रहा है तो उसको ये बात पता होनी चाहिए, बराबर है क्या, कि क्या होता है। तो मैंने क्या कहा, सभी लोग बताएंगे। सर देखो, अगर कोई भी शब्द आता है तो वो शब्द अपन कहां से लेंगे, पहली बात तो उस एक्ट के डेफिनेशंस में से लेंगे जो सेक्शन 2 में दी जाती है जनरली। दूसरा क्या बोला गया है, नहीं तो अगर दूसरे किसी एक्ट का रेफरेंस दे के रखा है तो वो दूसरे एक्ट के रेफरेंस से अपन लोग लेते हैं। और तीसरा, जब कुछ भी नहीं दिया होता सर तो हम लोग डिक्शनरी का मीनिंग ले लेते हैं। क्या, हाँ सर, हम लोग प्योर डिक्शनरी का मीनिंग ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं बोलो, हम लोग प्योर डिक्शनरी का मीनिंग ले लेते हैं। समझे क्या बात को, यस सर। चलिए अब देखो, तो इन्होंने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट से इस डेफिनेशन को लिया है। अब इंडियन मेजॉरिटी एक्ट क्या कहता है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट कहता है, इसका कहना है कि एवरी पर्सन जो डोमिसाइल्ड हो इंडिया के अंदर, क्या हो बोलो जल्दी से, हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, हु इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो इंडिया में डोमिसाइल्ड हो, ठीक है ना, तो वो अटेन करेगा एज ऑफ मेजॉरिटी। मैंने क्या कहा बताइए जल्दी से, वो अटेन करेगा एज ऑफ मेजॉरिटी। कब अटेन करेगा एज ऑफ मेजॉरिटी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। क्या बोला, आफ्टर कंप्लीशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 years of age, 18 years of age, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 years of age कंप्लीट करेगा, मतलब उससे पहले नहीं। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या सर, मान लो अगर ये टाइमलाइन है बेटा, क्या है बोलो जल्दी से, मान लो अगर ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन में ये 18 साल की उम्र है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं जब से ये 18 साल का हुआ है ना, तब से इसे अपन लोग क्या कहेंगे, मेजर कहेंगे। और 18 साल के पहले किसी भी पर्सन को क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से, माइनर बोला जाता है। क्या आप इस बात को समझे, बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को सारे के सारे लोग समझ गए, क्या सारे लोग बताएंगे, क्या माइंड में गई, माइंड में गई कि नहीं गई, बिल्कुल गई सर, माइंड में गई। तो मैंने क्या कहा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 ने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है कि कोई भी पर्सन की अगर उम्र 18 साल से नीचे की है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आई गेस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसकी उम्र अभी 18 साल से नीचे की है, आप सबके सब माइनर माने जाते हो और आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्या कहा मैंने, बोलो, आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। समझे क्या सारे लोग, जल्दी से बताइए मेरे को, क्या आप लोग बात को समझ गए। ओके सर, अब मेरे को एक सवाल पूछना है आपसे, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, पूछूं क्या, पूछो पूछो सर। देखो, मैं बात करूंगा किसके बारे में, वंशिका के बारे में मैं बात करूंगा। वंशिका का जो बर्थडे है ना बेटा, ये कब आता है, 3 अक्टूबर को आता है। थर्ड छोड़ो, एक काम करो, चलो 4 अक्टूबर की बात करेंगे अपन। 4 अक्टूबर को वंशिका का बर्थडे आता है। अभी क्या चल रहा है, 2024। और वंशिका बॉर्न कब हुई है, वंशिका बॉर्न हुई है मान लो 2006 में बॉर्न हुई है, ठीक है। 4 अक्टूबर 2006 में यहाँ पे बॉर्न हुई है, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर मैं 18 साल करूंगा तो 18 साल कब आएगा, 4 अक्टूबर 2000, बोलिए जल्दी से, 2024, बराबर है, यानी कल का दिन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। परफेक्ट है क्या, यस सर। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं, वंशिका जो है वो 4 अक्टूबर 2006 को शाम में 5 बजे बॉर्न हुई है बेटा। क्या कह रहा हूं मैं, शाम में 5 PM बॉर्न हुई है। मुझे एक बात बताइए, वो 18 साल की कब होंगी, जब रात में 12 बजेंगे, आज रात में 12 बजेंगे, यानी कि मुझे एक बात बताइए, आज रात में 12 बजेंगे तब वो होंगी, या कल 5 बजे होंगी। एक बात बताइए सर, 5 बजे होंगी 5 PM, या 12, जैसे ही 12 बजे घड़ी में सुबह, बस जैसे ही 4 अक्टूबर लगा, बस वंशिका हो गई 18 साल की। मुझे बताइए, तो मैं आपको बता दूं, लॉ, आप बर्थडे विश कब करते हो, 12 बजे करते हैं ना, तो लॉ ने कहा हम चाहते हैं कि आप 12 बजे विश करो।
इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जैसे ही 4 अक्टूबर हुआ, बस वंशिका 18 साल की मान ली जाएंगी। आपको 5 बजे तक घड़ी में राह देख रहे, बोले ओ अब हुई वंशिका 18 साल की, अब एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, 5 बजे के पहले नॉट एलिजिबल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर उसमें भी कुछ लोग झगड़ रहे कि मैं तो 5:19 पे पैदा हुआ, अब मैं क्या करूं, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए लॉ ने बोला जैसे ही 4 अक्टूबर हुआ, समझ जाना बात को, आप हो चुके हो 18 साल के। मुझे बताइए, आज अगर आज की तारीख 3 अक्टूबर है, तो ऐसे केस में वंशिका क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, क्या बोल सकती है कि मैं तो एक ही दिन छोटी हूं, कल तो मैं मेजर बनूंगी, कल तो मैं मेजर बनूंगी? तो नहीं, आज वो माइनर ट्रीट की जाएंगी, कल होने के बाद ही वो क्या ट्रीट होंगी बताइए, वो मेजर ट्रीट होंगी। समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या? सारे के सारे लोग समझे क्या, है ना? यस सर। चलिए, तो मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कह दिया अगर कोई पर्सन एक दिन से भी छोटा होता है ना, बस वो छोटा माना जाता है, खत्म हो गई बात। 18 साल का जब कंप्लीट होता है, मतलब जब वो उस दिन आ जाता है, तभी वो 18 साल का माना जाता है। देखिए, in India, age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875. every person जो डोमिसाइल्ड है इंडिया के अंदर shall attain the age of majority on completion of 18 years of age. तो जब आप 18 साल के हो जाओगे बेटा, तब आप मेजर माने जाते हो क्या? यस सर, तब आप मेजर माने जाते हो, एंड नॉट बिफोर, और उससे पहले नहीं। द एज ऑफ मेजोरिटी बीइंग 18 years is a person less than the age even by a day would be minor for the purpose of contracting. तो अगर कोई पर्सन माइनर कंसिडर किया जाएगा, एक दिन से भी अगर वो छोटा है ना, वो माइनर ट्रीट किया जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो माइनर यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। समझ गए? बोलो 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 जल्दी से, क्या आपको ये बातें एकदम क्लियर क्लियर? फटाफट फटाफट सारे लोग पढ़ लेंगे बेटा, जितना भी अपन ने पढ़ा है अभी तक, क्विकली गो थ्रू करो अपने नोट्स में से, एंड देन फिर उसके बाद मैं चलता हूं अगले वाले टॉपिक के ऊपर। और अगला वाला टॉपिक हमारा होने वाला है लॉ रिलेटेड टू माइनर। फटाफट गो थ्रू कर लो जल्दी जल्दी। हो गया हो तो डन लिखना। मैंने कहा हो गया हो तो डन लिखना। चलो, अब हम लोग बात करेंगे। देखिए सर, आप तो बोल रहे हो कि एक माइनर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता करके, बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे हो ये बात को, तो हमें अच्छा है, ये बात हमें पता चल रही है कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन सर, मुझे आप एक बात बताइए, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होगा? समझ रहे हैं क्या बात को? समझिए बात को, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। सर, आप बोल रहे हो लॉ के हिसाब से माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, हमें तो लॉ तोड़ने में मजा आता है ना। इंडियंस को बेटा कुछ तो भी अलग चस्का है अपने को, है ना। लॉ तोड़ने में बड़ा मजा आता है अपने को। जैसे आप देखेंगे, अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर लॉ लगा के रखा है कि कोई सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, तो ऐसे केस में लोग पहले आएंगे सिग्नल पे, देखेंगे इधर उधर मामू दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो गप्पा गप भागेंगे। समझ रहे क्या आप बात को, है ना। अपने को लॉ तोड़ने में एक अलग आनंद आता है, ऐसा अलग से किक मिलती है अंदर से, पता नहीं क्यों, जो कि बहुत गलत बात है। अब देखिए क्या, तो लॉ तोड़ने में बड़ा आनंद आता है, और लॉ मेकर्स इस बात को जानते थे। लॉ मेकर्स मतलब जो लॉ बनाने वाले लोग हैं ना, वो इस बात को जानते थे। तो लॉ मेकर्स आपके साथ कुछ कहना चाहता है, मैं तो बस जरिया हूं बेटा, लॉ बनाने वाले कोई और है, लॉ को पढ़ने वाले और सीए बनने वाले अभी आप हो, मैं तो एक जरिया, मैं तो बन चुका हूं सीए, है ना। तो ऐसे केस के अंदर लॉ मेकर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं?
आपको बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट मत करना, आपने कहा हम तो करेंगे, हम माइनर है फिर भी हम तो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ मेकर ने देखो रूल्स बनाए हैं, क्या रूल बनाए हैं देखो यहाँ पे, लॉ रिलेटेड टू माइनर के कुछ रूल्स यहाँ पे बना के रखे हैं। सबसे पहला जो रूल्स है ना वो क्या है, देखो क्या कहता है पहला रूल, कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ या बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मतलब क्या बोला यहाँ पे सर, देखो इनका कहना है, मैं यहाँ पे अभी आपको जो बताने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं सर, हम लोग बात करेंगे अभी लीगल रूल्स के रिगार्डिंग। तो इनका कहना है पहला कि जो लॉ है ना, नहीं सुनो ना आप बात को, अगर 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 क्या बोल रखा है कि सर अगर ये माइनर है बेटा, ये क्या है बोलो, अगर ये माइनर है, माइनर अगर किसी पर्सन के साथ, क्या कहा मैंने बोलो, माइनर अगर किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम इज्जत ही नहीं देंगे, हम उसे वॉइड एब इनिशियो मानेंगे। मतलब हम ऐसा कहेंगे कि जो एग्रीमेंट है ना वो ही वॉइड है, कभी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, हम लोग ऐसा मान लेंगे। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, हम लोग ऐसा मान लेंगे कि जो एग्रीमेंट में माइनर एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना वो वॉइड है, हम उसको कभी ऐसी लीगल इज्जत ही नहीं देंगे, हम ऐसा कहेंगे ही नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब कि जैसे आप माइनर हो, मान लीजिए मैं बात करूंगा आपके साथ गौरी के बारे में, ठीक है ना, ओके। अब ये गौरी जाती है बेटा, गौरी जाती है किसी शॉपकीपर के पास और शॉपकीपर को कहती है मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी, बदले में तुम मुझे क्या दो, बदले में तुम मुझे बिस्किट पैकेट दो। अब शॉपकीपर ने बिस्किट पैकेट दे दिया, तो और कल चल के गौरी ने कहा मैं शाम में 100 रुपए दे के जाऊंगी। मान लो शाम में गौरी नहीं आती है और 100 रुपए नहीं देती है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊं, शॉपकीपर ये 100 रुपए के लिए गौरी के ऊपर केस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। समझे आप बात को, शॉपकीपर गौरी के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है। क्या है बोलो जल्दी से, वॉइड एब इनिशियो। मतलब गौरी ने पैसे नहीं दिए तो अब शॉपकीपर के पास कोई चारा नहीं है, शॉपकीपर वो तो बच्ची है गौरी, पर तुम अवेयर रहना था जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे माइनर के साथ। तो ऐसे केस में माइनर की गलती नहीं मानेंगे हम कहेंगे मेजर तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी बेवकूफी है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया माइनर के साथ, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से, वॉइड एब इनिशियो होता है। मतलब हम लोग ऐसा कहेंगे मानो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड है। क्या है बोलो जल्दी से, मानो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से वॉइड है, हम लोग ऐसा मानते हैं। समझ गए क्या, बोलो 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 फटाफट सारे के सारे, क्या आप इस बात को समझे, क्विकली बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या, है ना, यस सर। देखिए जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आओ मैं इसके ऊपर लेके आता हूं। देखिए, a minor is not competent to the contract an agreement with or by minor। मतलब कोई बंदा अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे या माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो क्या माना जाता है बेटा, वो वॉइड माना जाता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मतलब जब से ये एग्रीमेंट बनाए, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए, तब से ही ये वॉइड माना जाएगा। क्या माना जाएगा बोलो, तब से ये वॉइड माना जाएगा। मतलब सर सिंपल सी बात है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे मतलब वॉइड। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, माइनर कॉन्ट्रैक्ट करे मतलब वॉइड। सर अगर कोई कंपनी का ओनर माइनर, पहली बात तो कंपनी का ओनर माइनर बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अगला देखो क्या, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे केस लॉ के बारे में। केस लॉ की बात करूं तो देखो केस लॉ कौन सा है, मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, मोइरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के बारे में मैं बात करने यहाँ पे जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो ये है बेटा कौन, ये है धर्मोदास घोष, ठीक है। धर्मोदास घोष कौन है, धर्मोदास घोष एक माइनर है बेटा। कौन है बोलो जल्दी से, धर्मोदास घोष एक माइनर पर्सनालिटी है, मतलब कि एक बच्चा है, माइनर है, ठीक है, ओके। अब देखो हो क्या रहा है, अब हो कुछ ऐसा रहा है कि धर्मोदास घोष ने क्या किया, मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, धर्मोदास घोष ने अपने प्रॉपर्टी के जो कागजात है ना, वो प्रॉपर्टी के कागजात किसको दे दिया, एक मनी लेंडर को दे दिया। किसको दे दिया बोलो जल्दी से, एक मनी लेंडर को दे दिया। ये कौन है, ये एक मनी लेंडर है। कौन है बोलो जल्दी से, मनी लेंडर है, ठीक है। ठीक है सर एकदम परफेक्ट। और उससे बदले में क्या ले लिया, उससे बदले में लोन ले लिया, पैसा ले लिया लोन के तौर पर। मतलब घर के कागजात एक माइनर ने दिया,
हाँ देखो, घर के कागजात एक माइनर ने दिया मनी लेंडर को और मनी लेंडर से लोन ले लिया, ठीक है, परफेक्ट है इतना, सारे लोगों को इतनी बात समझी अभी तक, ओके। अब देखो क्या, अब होता क्या है कि जो मनी लेंडर की मम्मी है ना, वो मनी लेंडर की मम्मी क्या कहती है धर्मोदास घोष से कि तू तो माइनर है, और तू अगर माइनर है तो तेरा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, भले तूने लोन लिया हो, ठीक है, पर माइनर, अब देखो हुआ क्या था इसके अंदर, ये जो माइनर है ना बेटा, माइनर ने खुद को गलत बताया था। माइनर ने बोला था मैं तो मेजर हूं, क्या वो बोलो जल्दी से, मैं मेजर हूं, मैं 18+ के बाली उम्र वाला लड़का हूं, मैं 18+ के बाली उम्र वाला व्यक्ति हूं, मैं मेजर हूं, और फॉल्सली रिप्रेजेंट करके ये लोन लिया किससे, मनी लेंडर से। अब क्या होता है, बाद में जब माइनर की मम्मी कहती है कि तू माइनर है, तेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, तो माइनर जाता है मनी लेंडर के पास और कहता है लाओ मेरे प्रॉपर्टी के कागजात लाओ, क्योंकि मैं माइनर हूं, और माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। क्या होता है बोलो, वॉइड एब इनिशियो होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये बात जाती है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कौन जाता है, मनी लेंडर जाता है, और उसके बाद अगेंस्ट माइनर, और कोर्ट ऑफ लॉ भी माइनर के फेवर में जजमेंट देता है कि भली माइनर ने फॉल्सली, भली माइनर ने गलत तरीके से बताया, माइनर ने झूठ बोला कि वो मेजर है और उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, फिर भी ये मेजर की गलती मानी जाएंगी, क्योंकि माइनर तो बच्चा होता है, माइनर को अकल ही कितनी, तो वो झूठ भी बोलते तो नादानी समझ के उसको माफ कर दो, पर ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है और आपको ये जो प्रॉपर्टी के कागजात है ना, ये इसको वापस करना पड़ेगा। आपको वापस लोन का पैसा मिले या लोन का पैसा ना मिले, बट प्रॉपर्टी के कागजात तो वापस करने पड़ेंगे, है ना। ये सुन के बेचारा जो ये मनी लेंडर है बेटा, इसकी क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो मनी लेंडर की वाइफ है, वाइफ का नाम क्या है बेटा, वाइफ का नाम है मोहिरी बीवी, क्या नाम है बोलो जल्दी से, मोहिरी बीवी। मोहिरी बीवी अपर कोर्ट में, जैसे लोअर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, तो हाई कोर्ट के पास जाती है पिटीशन लेके, हाई कोर्ट के पास जाती है अपनी अपील को लेके कि देखो लोअर कोर्ट क्या फालतू जजमेंट देता है करके, तो इसलिए केस लॉ का नाम क्या पड़ा, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, समझ रहे क्या आप बात को, क्योंकि अपर कोर्ट में मोहिरी बीवी ने पिटीशन लगाया था, मोहिरी बीवी ने एप्लीकेशन लगाया था अपील का, इसलिए केस पड़ा मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। और सब जीत किसकी हुई, अपर कोर्ट में भी जीत धर्मोदास घोष की हुई, जो बोला गया कि भली उसने फॉल्सली रिप्रेजेंट किया था कि वो मेजर है करके, बट गलती आपकी है, आपने लोन दिया। मतलब आप एक बात समझो, एक माइनर जो होता है ना, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर होने वाला है। क्या स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर होने वाला है, कि वो झूठ बोले या वो सच बोले, वो बहुत झूठ बोले या वो बहुत सच बोले, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो फायदा या मजे ही मजे किसके होंगे, माइनर के मजे ही मजे होंगे। क्या कहा मैंने बोलो जल्दी से, माइनर के मजे ही मजे होंगे, बराबर है क्या, यस सर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, a minor borrowed 20,000 from B and as a security executed some mortgage in his favor. He became major a few months later and filed a suit for declaration that mortgage executed by him during minority was void and should be cancelled. It was held that mortgage by the minor was void and B was not entitled to repayment of money. मतलब मोहिरी बीवी जो है बेटा, वो यहाँ पे पैसे नहीं ले पाएंगी. It is specially provided in section 10 that person who is incompetent to contract cannot contract within the meaning of act. मतलब सेक्शन 10 में क्लियर कट बोल रखा है कि अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट ही नहीं है, समझ रहे हैं बात को, अगर कोई पर्सन कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो माइनर कॉम्पिटेंट है ही नहीं, और जब माइनर कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, बोलिए जल्दी से मुझे, क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, नहीं सर माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने बोलो, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, समझे क्या। सारे लोग फटाफट बताएंगे, क्या आप लोग इस बात को समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो। डन, डन 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 डन, ठीक है। चलिए सर आ जाओ, अगले पॉइंट के ऊपर चलता हूं मैं आपके साथ, ठीक है। आइए, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ या बाय माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, है ना, वॉइड एब इनिशियो। और वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, लिख दो यहाँ पे,
void from very beginning. धर्मोदास घोष, बराबर है। यस। अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा, क्या मुझे ये कहानी जानने की, कहानी याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं सर, सिर्फ और सिर्फ केस लॉ का नाम का रेफरेंस भी डाल दिया अपन ने तो इनफ हो जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल इनफ हो जाता है, बराबर है। क्या आप ये बात समझ गए? सारे लोग फटाफट बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग ये पूरी की पूरी बातें समझ चुके हो क्या? तो बताइए, तो मैं आगे बढ़ू बेटा, तो मैं आगे बढ़ू। बोलो बोलो बोलो। यस सर। चलिए, चलो दोस्तों आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ा जाए सर। आइए देखो, क्या सेकेंड पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? बोलो जल्दी से। नो रैटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। रैटिफिकेशन का मतलब सारे लोग लिखेंगे, सब्सीक्वेंट अप्रूवल। सारे लोग जल्दी से डालो। रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रैटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। क्या मतलब होता है? बोलो। रैटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। सभी लोग बोलेंगे, रैटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सीक्वेंट अप्रूवल। ठीक है, ओके। चलो चालू करूं क्या मैं? देखिए क्या बोला जा रहा है। रैटिफिकेशन का अर्थ क्या है, यही समझाता हूं बुक के ऊपर। सर मैं ये एक टाइमलाइन बना रहा हूं। देखो टाइमलाइन में क्या हो रहा है, ये 18 साल की उम्र है, ठीक है ना? ओके। अब 18 साल के पहले, क्या कहा मैंने? बोलो। 18 साल के पहले अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है, मैंने क्या कहा सर? 18 साल के पहले अगर कोई माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जैसे ही वो व्यक्ति 18 प्लस का हो जाएगा, क्या कहा मैंने? बोलो। जैसे ही वो व्यक्ति 18 प्लस का हो जाएगा, वो ये नहीं बोल सकता कि अब वो यहां पे आके ये नहीं बोल सकता कि मैं इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अप्रूव करना चाहता हूं। वो अप्रूव नहीं कर सकता। हाँ, उसे अगर चाहिए तो वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। क्या कर सकता है? बोलो। उसी प्रकार का सिमिलर न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। बट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को क्या वो अप्रूव या रेटिफाई कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट बना था वो माइनॉरिटी में बना था, और माइनॉरिटी में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनता है तो वो क्या माना जाता है? वो वॉइड माना जाता है। क्या माना जाता है? बोलो। वॉइड माना जाता है। और कोई भी चीज अगर वॉइड एब इनिशियो होती है तो आप उसको क्या नहीं कर सकते? आप उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। ऐसी चीज जो पहले से ही क्या है? बोलो। ऐसी चीज जो पहले से ही, बोलिए ना, पहले से ही वॉइड है, आप उसको सुधार सकते हो क्या चाह कर भी? नहीं सर, आप उसको चाह कर भी नहीं सुधार सकते। इस बात का ध्यान रखना। क्या कहा मैंने? बोलो। आप उसको चाह कर भी नहीं सुधार सकते। इस बात का सारे के सारे लोग ध्यान रखना। समझे क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से। क्या आप लोग इस बात को समझ गए? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए। अभी के अभी सारे लोग बोलेंगे मेरे को, है ना? यस सर। तो मैंने क्या बता दिया आपको? मैंने बहुत ही जबरदस्त बात बता दी आपको कि माइनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने माइनॉरिटी के समय, तो मेजर होने के बाद उस कॉन्ट्रैक्ट को वो सुधार सकता है या रेटिफाई कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता है। ध्यान रखना सर, वो सिमिलर नेचर का नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहे बना सकता है, पर वो रेटिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि रेटिफाई करेगा तो उसको कोई कंसिडरेशन अभी नहीं मिल रहा बेटा। तो और अभी कंसिडरेशन नहीं मिला तो रूल आ जाता है सेक्शन 25 का, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? बोलो। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। मतलब मेजर होने के बाद पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव कोई भी माइनर नहीं कर सकता। एज ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड एग्रीमेंट कैन नेवर बी रेटिफाइड। क्योंकि जो ओरिजिनल एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो है और आप वॉइड एग्रीमेंट को सुधार नहीं सकते। एग्जाम्पल, a x a minor makes a promissory note in name of y.
on attaining majority cannot ratify it and make new promissory note in place of old one. Here the new promissory note which he executed on attaining majority is also void. क्यों? क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन किया हो. देखो अगर आप नया कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा जब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 होंगे, है ना. तो अगर कंसिडरेशन नहीं होगा, पुराने वाले को ही आप रेटिफाई करोगे तो चाल से की नहीं सर नहीं चाल से. क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से. नहीं सर नहीं चाल से. बराबर है क्या? सारे लोग समझे क्या? फटाफट कमेंट कर देंगे, जल्दी से कमेंट कर देंगे मेरे को, है ना. आ जाओ लिखना स्टार्ट करो. सेकेंड पॉइंट लिखिए जल्दी से. नो रेटिफिकेशन, नो 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 रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी. लिखो a minor cannot ratify agreement a minor cannot ratify the agreement on attaining majority. As original agreement is void ab initio. चलो तीसरा 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 minor can be beneficiary or can take minor can be beneficiary or can take benefit out of contract. Can take benefit out of contract. हो गया. चलिए क्या आपका इतना हो चुका है? सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे मेरे को. यस आओ अगले पॉइंट पे. अभी तक सारे पॉइंट सबको एकदम क्लियर बोलिए. किसी को कोई भी डाउट अभी तक के पॉइंट्स में? फटाफट बता दीजिए बेटा, किसी को कोई भी डाउट अभी तक के पॉइंट्स के अंदर? डाउट है तो डाउट लिखो, डाउट नहीं है तो नो डाउट लिखो. चलो परफेक्ट एकदम. यस चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा. मैं अगर बात करूं आपके साथ, सारे के सारे लोग सुनिएगा. माइनर कैन बी बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियरी का मतलब होता है जिसको बेनिफिट मिल रहा हो. क्या मिल रहा हो बोलो जल्दी से. जिसको बेनिफिट मिल रहा हो करके. ठीक है. जैसे देखिए मैं अगर कहूँ आपके साथ, ध्यान दीजिएगा, मैं बेनिफिशियरी वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं. आप सारे लोग ध्यान दीजिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल याद करो बेटा अपने बचपन के दिन, है ना. आप पापा या मम्मी के साथ ऐसा गाड़ी पे जा रहे थे, सामने खड़े होके छोटे से आप, है ना, आधी चड्डी पहन के ऐसा जा रहे थे आप, है ना, ऐसा हाफ पैंट पहन के. और फिर अचानक से आपका किराना शॉप वाला भैया के आप पे गाड़ी रखती है मम्मी, आप तुरंत उतरते हो या पप्पा के बाइक पे से उतरते हो और रश करते हो ऊपर. ठीक है ओके. अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप उतरे बेटा, आपने तुरंत रश किया किराना शॉप वाले भैया के पास. बराबर है ना. किराने शॉप वाले भैया के पास आपने रश किया. आपने वहां से क्या लिया? आपने वहां से चिप्स का पैकेट लिया. क्या लिया बोलो जल्दी से. चिप्स का पैकेट लिया. मुझे बताइए चिप्स के मजे किसने लिए? सर चिप्स के मजे हमने लिए, यानी कि छोटू ने चिप्स के मजे लिए, माइनर ने चिप्स के मजे लिए, आपने चिप्स के मजे लिए.
चिप्स का पैसा किसने दिया? पेरेंट्स ने चिप्स का पैसा दिया। कॉन्ट्रैक्ट किसका हुआ चिप्स के बीच में? सर कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ ना वो पेरेंट्स और किराने शॉप वाले भैया के बीच में हुआ। लेकिन चिप्स के मजे किसने लिए? चिप्स के मजे एक माइनर ने लिए। किसने लिए? माइनर ने लिए। तो मैं कहूंगा माइनर यहां पे क्या होता है? माइनर यहां पे बेनिफिशियरी होता है। क्या होता है बोलो जल्दी से? माइनर यहां पे बेनिफिशियरी होता है। तो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि एक जो माइनर है ना वो बेनिफिशियरी हो सकता है। क्या? हाँ सर हो सकता है। माइनर भली कॉन्ट्रैक्ट ना करे पर कोई दो लोग अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे तो माइनर के मजे हो सकते हैं। क्या? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको फोन खरीद के दिया तो आपके पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया शॉपकीपर के साथ, लेकिन फोन के मजे आप ले रहे हो बेटा। समझ रहे हैं आप बात को? आप क्लासेस कर रहे हो, आप लैपटॉप पे क्लासेस देख रहे हो, आप रील्स देख रहे हो, आप इंस्टा चला रहे हो बेटा। तो ऐसे केस के अंदर फोन के मजे ले रहे हो आप, लेकिन एक्चुअल में पैसे पप्पा ने दिए, कॉन्ट्रैक्ट पप्पा या मम्मी ने किया दुकानदार के साथ, बट मजे आपने लिए। बराबर? तो इसे बोला जाता है माइनर। तो क्या बोला? देखो लॉ क्या कहता है? माइनर चाहे तो बेनिफिशियरी हो सकता है, वो बेनिफिट ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट का। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। क्या? हाँ सर माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। क्या कहा मैंने? बोलो जल्दी से। माइनर जो है ना वो बेनिफिशियरी हो सकता है। समझ गए क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को। क्या आप लोग इस बात को समझ गए? क्या? फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ, अभी के अभी बताओ मेरे को, है ना? यस सर। तो मैंने क्या कहा? मैंने बहुत जबरदस्त बात किया। मैंने ये कहा कि माइनर भली इनकम्पिटेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट नहीं करता माइनर को कि वो दूसरे पार्टी को खुद के टुवर्ड्स बाउंड करवा सकता है, यानी कि दूसरे पार्टी की खुद के टुवर्ड्स लाइबिलिटी क्रिएट करवा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो कोई प्रॉमिसरी नोट है बेटा। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसपे वादा किया जाता है कि कुछ समय बाद मैं पैसे दूंगा। आपने अगर 11वीं 12वीं में आपने पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज करके, प्रॉमिसरी नोट, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। कुछ कुछ नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन मत लेना, अपने को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आने वाले हैं। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि मैं एक एक कागज के टुकड़े पे मैं लिख के दे रहा हूं कि 1 महीने बाद मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। बराबर? तो इसे प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। तो एक माइनर जो है ना वो दूसरे पर्सन से प्रॉमिसरी नोट खुद के फेवर में लिलवा सकता है। क्या? बिल्कुल। देखो माइनर का सिंपल रूल है बेटा, इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग पे रिस्ट्रिक्शन। मतलब पैसा आ रहा है तो अन देने का, लेकिन पैसे देने की बारी है। हाँ मैं तो कौन हूं? मैं मुझसे तो ले ही नहीं सकते, मैं तो माइनर हूं। समझे क्या बात को? तो उसी प्रकार से तो क्या बोला, अगर प्रॉमिसरी नोट को आप एग्जीक्यूट करते हो माइनर के फेवर में, मतलब कि माइनर के फेवर में वो प्रॉमिसरी नोट देते हो कि 1 महीने बाद माइनर मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, तो वो बिल्कुल वैलिड है। 1 महीने बाद माइनर केस कर सकता है वो 10,000 लेने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को? यस सर। इसके अलावा माइनर जो है ना वो पार्टनर नहीं बन सकता पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में वो हिस्सेदारी बन सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। यानी कि जैसे देखो मैं अगर बात करूं ना आपके साथ, अगर मैं कहूं आपके साथ क्या, अगर मैं कहूं बेटा अल्टीमेट सीए के बारे में, अल्टीमेट सीए के बारे में हम 6 पार्टनर्स है अभी। ठीक है? कौन? तेजस सर, मैं, एमवी सर, दीपिका मैम, गाबा सर और पीपी सर। हम ऐसे 6 पार्टनर्स है अल्टीमेट सीए में। अब क्या होता है, अभी छोटा तेजस आया बेटा कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही छोटा तेजस आया है इस दुनिया में, है ना? अब ये जैसे ही छोटा तेजस आया ना, हम सबने एग्री किया, हम सबने कंसेंट देना चाहिए। पूरे के पूरे 6 लोग अगर मिलके कंसेंट देते हैं तो ये छोटे तेजस को क्या बना सकते हैं? बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में लिया जा सकता है। देखो अगर छोटा तेजस को पार्टनर बना दिया, कल चल के अगर अल्टीमेट सीए को लॉस हुआ, है ना, जो कि नहीं होगा, है ना, 6 सीए काम कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऐसे केस के अंदर अगर लॉस हुआ तो छोटे तेजस को भी शेयर जाएगा लॉस का, मतलब छोटे तेजस को लॉस बेयर करना पड़ेगा। बट मैं बताऊं आपको वो किसको? पार्टनर के केस में। बट बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि अगर प्रॉफिट हुआ तो छोटे तेजस को मिलेगा, लेकिन लॉस हुआ तो केवल और केवल पार्टनर्स को मिलेगा। छोटे तेजस को लॉस मिलता है क्या? नहीं सर नहीं मिलता है। समझे आप बात को? अरे सारे लोग जल्दी से बताइए ना मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं क्या जो मैं कह रहा हूं? हाँ सर। मतलब मैंने क्या कहा,
मैंने ये कहा कि एक माइनर जो होता है ना, वो किसी दो पर्सन अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे उसके बेनिफिट से माइनर को बेनिफिट हो सकता है, बट माइनर की अगर लाइबिलिटी की बारी आएंगी ना, तो माइनर बोलेगा ना 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 ना, मैं लाइबिलिटी बेयर नहीं करने वाला। समझे आप बात को, मैं लाइबिलिटी को बेयर नहीं करूंगा, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। चलिए सर, मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, सारे लोग लिखेंगे मेरे साथ, फटाफट आ जाओ जल्दी जल्दी। ठीक है, देखो minor not competent to contract, nothing prevents minor not competent to contract, nothing prevents minor from making other party bound to him, bound to him, बाउंड टू हिम, बराबर है क्या? फिर लिखो, प्रोमिसरी नोट executed in favor of minor is valid. Promissory note executed in favor of minor is valid. Next, minor can't become partner in partnership firm, but he is eligible for benefits of partnership firm, benefits of partnership firm, benefits of partnership firm with consent of all partners, with consent of all partners, with consent of all partners। हो गया? सेक्शन 30 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये अपन लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, बट अभी के लिए यहाँ पे रेफरेंस लिख के रख दो, ताकि जब आप वहां पे पढ़ोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि ऐसी कोई चीजें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ी हुई है। ठीक है, चलो हो गया क्या? बोलो ना जल्दी से, हो गया क्या? सारे लोगों को इतना डन है बेटा? क्या मैं आगे बढ़ू? बोलो बोलो बोलो, क्या मैं आगे बढ़ू? यस, आ जाइए। अब मैं चलूंगा फोर्थ पॉइंट की ओर। किसकी ओर चलने जा रहा हूं मैं अभी आपके साथ? फोर्थ पॉइंट की ओर मैं बात करूंगा। ठीक है, चलिए सर आ जाओ। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपके साथ क्या कहता है, एक बार इसको भी रीड कर लो फटाफट। अभी ये केवल और केवल ये बचा है, चलो इसको रीड कर लो। देखो क्या क्या लिख के रखा है। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो मजे ले सकता है उसे बेनिफिशियरी कहते हैं। देखो, माइनर दूसरों के मजे ले सकता है, ले सकता है, पर दूसरे माइनर के मजे नहीं ले सकते। क्या कहा मैंने? फिर से बोलो। माइनर दूसरों के मजे माइनर ले सकता है, लेकिन दूसरे माइनर के मजे ले सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कि माइनर लायबल नहीं रहेगा दूसरों के टुवर्ड्स, बस दूसरे लोगों को लायबल बराबर ठहराता है क्या? ये सर दूसरे लोगों को बराबर से लायबल ठहराएगा अपने टुवर्ड्स। किसके टुवर्ड्स? बोलो जल्दी से, अपने टुवर्ड्स। समझ गए क्या? सारे लोग क्विकली बोल दो, क्या आप लोग इस बात को समझे? हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो जल्दी जल्दी, हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो जल्दी जल्दी, है ना? यस सर। चलो, क्या मैं आगे बढ़ू? बोलिए मेरे को फटाफट फटाफट, क्या मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ क्या?
जल्दी से बताएंगे मेरे को, डन डना डन डन बोल दो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? देख लीजिए वही वाली बातें पूरी लिखी गई है, फटाफट फटाफट पढ़ लो इसको, एक बार इसको गो थ्रू करो, जो मैंने पढ़ाया है ये वही वाली बात है क्या, देख लो एक बार। देखिए, दो मेजर अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट करे और उसका बेनिफिट अगर माइनर को जाता है बेनिफिट, तो वो वैलिड होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड होता है। नेक्स्ट पेज में आपको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी मिल जाएगा, ठीक है? चलो, होने के बाद सारे लोग डन लिखेंगे, और जिसका हो गया है बेटा वो मेरे साथ कॉपी करेंगे। फोर्थ पॉइंट, अ माइनर ऑलवेज, अ माइनर कैन ऑलवेज a minor can always plead minority. 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 Can always plead minority. चालू करूं मैं क्विकली? यस, चलिए सर आ जाओ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, सर आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। प्लेड का मतलब क्या होता है? प्लेड का मतलब होता है गिड़गिड़ाना। क्या करना बोलो जल्दी से? गिड़गिड़ाना, उसे प्लेड बोला जाता है। और ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी कि माइनर हमेशा है ना बेटा गिड़गिड़ा सकता है कि मैं माइनर हूं। क्या कर सकता है बोलो? हमेशा वो प्लेड मांग सकता है, हमेशा वो गिड़गिड़ा सकता है कि मैं माइनर हूं, मुझे माफ कर दो मेरे एक्टिविटीज के लिए। मतलब क्या आप कह रहे हो? देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, सर माइनर जो है ना उसने क्या किया, मॉर्गेज रखा किसी मेजर के पास, और उसने खुद को 18 प्लस का बताया। क्या कहा मैंने बोलो? एक माइनर है, माइनर का नाम क्या है? मान लो छोटू करके एक माइनर है बेटा, ठीक है? ये माइनर है। माइनर ने क्या किया? माइनर ने मेजर के पास मॉर्गेज रखा। मॉर्गेज का मतलब होता है प्रॉपर्टी के कागजात गिरवी रखे और बदले में लोन लिया मेजर से, और माइनर ने झूठ बोला कि वो 18 प्लस का है। अब ऐसे केस के अंदर जब बात कोर्ट ऑफ लॉ में जाती है ना, तो माइनर बोल सकता है बेटा, माइनर क्या बोल सकता है? मैं तो भोला हूं। क्या बोल सकता है बोलो जल्दी से? मैं तो भोला हूं, मैं तो नटखट हूं, मैं तो प्यारा हूं, मैं तो दुलारा हूं, मेरे साथ ऐसा करोगे, मैं छोटा हूं ना, ऐसा माइनर हमेशा बोल सकता है। इस बात का ध्यान रखना। यानी कि 18 साल के नीचे वाला व्यक्ति कितनी भी बड़ी गलती ना क्यों ना कर दे, कितनी भी जानबूझ के बड़ी गलती क्यों ना कर दे, ऐसे केस के अंदर वो हमेशा बोल सकता है मैं तो बोला हूं, मैं तो नटखट हूं, मैं तो प्यारा हूं, मैं तो दुलारा हूं, मैं तो छोटा हूं ना, और मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे पनिश करोगे। हमेशा माइनर इस बात को गिड़गिड़ा सकता है, प्लेड कर सकता है अपने माइनॉरिटी को लेके। क्या कर सकता है बोलो? प्लेड कर सकता है अपने माइनॉरिटी को लेके, ठीक है? देखो, अ माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी एंड इज नॉट स्टॉप टू डू सो इवन व्हेन ही हैज टेकन एनी लोन या एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग ही वाज मेजर। मतलब माइनर ने झूठ बोला, माइनर ने जानबूझ के गलत बोला, माइनर ने एक प्रकार से फ्रॉड किया जानबूझ के झूठ बोल के, बट फिर भी माइनर अपने माइनॉरिटी को लेके गिड़गिड़ा सकता है। क्या? बिल्कुल बिल्कुल गिड़गिड़ा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, समझे क्या? सारे लोग फटाफट जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप लोग इस बात को समझे क्या? है ना? यस सर। अब देखो क्या बोला है, जो रूल ऑफ एस्टॉपल होता है ये माइनर के अगेंस्ट नहीं लगता। रूल ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या है समझो। देखो, अगर मान लो मैं एक मेजर हूं, मैं कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करता हूं पर्सन को जो कि एक्चुअली में मैं नहीं हूं, तो मैं उस पर्सन के लिए लायबल हो जाता हूं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे देखिए, किसी कंपनी का मैं सामने वाले को इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हूं,
और मैं उससे 2 लाख रुपए वसूल लेता हूं बेटा, तो ऐसे केस में मैं 2 लाख रुपए के लिए लायबल रहूंगा। इसे बोला जाता है रूल ऑफ एस्टॉपल। ठीक है, जो आप नहीं हो वो आप बता रहे हो, और वो आप बता के अगर कुछ गलत करते हो तो ऐसे केस में आपकी जिम्मेवारी रहने वाली है। इसे रूल ऑफ एस्टॉपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? रूल ऑफ एस्टॉपल बोलते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूं अल्टीमेट सीए के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में? अल्टीमेट सीए के बारे में। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली क्या है? विराट कोहली अल्टीमेट सीए के पार्टनर नहीं है, बट अल्टीमेट सीए जब एसबीआई से लोन ले रहा था ना, तो विराट कोहली ने बोला कि हाँ हाँ मैं तो पार्टनर हूं अल्टीमेट सीए का। विराट कोहली ने ऐसा बोला, और एसबीआई ने मुझे लोन दे दिया। अब कल चल के अगर अल्टीमेट सीए ये लोन को रीपे नहीं कर पाती है ना, तो एसबीआई किसके पास जाएंगी? विराट कोहली के पास जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना, किसके पास जाएंगी? विराट कोहली के पास एसबीआई जाएंगी कि लाओ पैसे लाओ, क्योंकि तुमने बोला था तुम पार्टनर हो करके। तो इसे रूल ऑफ एस्टॉपल बोला जाता है कि अगर आपने जानबूझ के झूठ रिप्रेजेंट किया तो आप उस झूठे के लिए, हम उस झूठ को सही मान लेंगे और उस झूठे पना के लिए हम आपको लायबल ठहराएंगे। बराबर? अब देखो, लेकिन वो रूल माइनर के अगेंस्ट नहीं लगता। मतलब माइनर ने अगर झूठ बोल के गलत रिप्रेजेंटेशन भी किया, माइनर ने झूठ बोल के अगर गलत रिप्रेजेंटेशन भी किया, फिर भी उसके लिए क्या माइनर की लायबिलिटी होने वाली है? क्या नहीं। वो हमेशा वो हमेशा गिड़गिड़ा सकता है कि मैं माइनर हूं ना, मैं भोला हूं ना, मैं छोटा हूं, मैं नटखट हूं, मैं दुलारा, मैं प्यारा हूं ना, मेरे साथ ऐसा करोगे, ऐसा माइनर हमेशा बोल सकता है। बराबर है क्या? तो आप कोई भी बड़ा कांड कर देना बेटा, उसके बाद आप हमेशा क्या कर पाएंगे? प्लेड कर पाएंगे अपने माइनॉरिटी को लेके, अगर आप माइनर हो तो। ठीक है ना, अगर आप माइनर हो तो। चले क्या, आगे बढ़े क्या? बोलो 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 मेरे को जल्दी से, आगे बढ़े क्या? सारे के सारे लोग फटाफट बताएंगे। चलिए, बस आखिरी पॉइंट है, मैं आपको दन्ना से लिखवा देता हूं। बाकी के पॉइंटर्स अपन कब पढ़ेंगे? अब कल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सर क्या बोल रहा है यहाँ पे। आ जाओ सर, फटाफट फटाफट ध्यान देना। यहाँ पे लिखेंगे, बोलो, लिखना स्टार्ट करेंगे। यस, देखो यहाँ पे, माइनर कैन ऑलवेज प्लेड फॉर माइनॉरिटी। minor can always plead for minority even when he has entered into contract, even when he has entered into contract by falsely representing his age, by falsely representing his age. Rule of estoppel do not apply against minor. Rule of estoppel do not apply against minor. Rule of estoppel do not apply against minor. Do not apply against minor. He can plea his minority. He can plea his minority. He can plea his minority. हो गया? बोलो जल्दी से, हो गया क्या? सारे लोग फटाफट बता देंगे डन डना डन डन, है ना? चलिए सर, तो यहाँ पे हो जाता है क्या? यहाँ पे अपना आज का सेशन हो जाता है समाप्त बेटा। अब कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज आप इतना रिवाइज कर लीजिएगा एकदम बढ़िया से सारे के सारे लोग। आज मैं आपको यूनिट 2 का रिवीजन वीडियो भेजूंगा। यूनिट 2 के रिवीजन वीडियो से यूनिट 2 भी पूरा रिवाइज एक बार कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यस।
तो आपके अभी तक क्या क्या हो चुके हैं, यूनिट 1 का रिवीजन हो जाएगा, यूनिट 2 का रिवीजन हो जाएगा, सब कुछ एकदम कंप्लीट रहेगा आपका। क्वेश्चन एंड आंसर्स यूनिट 1 और यूनिट 2 के हो चुके हैं। इनकेस अभी तक आपने यूनिट 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं देखा है तो देख लेना, एंड देन फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, कल से मेरे साथ फिर से लाइव जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन। होप सो आप सभी को एकदम मजा आ रहा हो लॉ पढ़ने के अंदर, आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा हो अभी चीजों को। भले ये नया सब्जेक्ट है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग 100% होनी चाहिए, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके अंदर आना चाहिए। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग क्लासेस के अंदर नोट्स बना रहे हैं, हम लोग सारी चीजें करते हुए चल रहे हैं। तो धीरे 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 ये सब चीजें होंगी, लेकिन इसका फायदा केवल तब मिलेगा जब आप डेली रिवाइज कर रहे होंगे। जितना मैंने आज पढ़ाया हो इतना आज आपको शाम में रिवाइज करना है, ताकि जब मैं कल आऊंगा और इस टॉपिक को रिवाइज कराऊंगा तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मजा आ गया सर, पूरी चीजें रिकॉल हो रही है। और दूसरा, दिन का एक क्वेश्चन, क्या कहा मैंने, बोलो, दिन का एक क्वेश्चन बस आपने लिख के प्रैक्टिस करना है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।